हमारे पास बच्चा आप चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर के अगर सीक्वेंस को पकड़े, +1 के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे हमने मूल कंसेप्ट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको समझा था, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वहाँ के बाद हम पहुंचे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हमने क्या पढ़ा कि एटम की एग्जिस्टेंस किस तरीके की है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा कि ऑर्बिट नहीं होते, ऑर्बिटल्स होते हैं। और उसी के बेसिस पे फिर हमने उन ऑर्बिटल्स के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरऑल ऑर्बिटल्स, वो हमने लिखा था। और उसी से आगे चलते हुए जब हमारे पास ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमें उसी को कंसीडर करके अब उन एटम्स को रिएक्ट होते हुए देखना है। हम उन एटम्स को एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखेंगे और उसको समझेंगे। उसी सीक्वेंस में अब जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग नाम समझ में आता है, बॉन्डिंग क्या होता है ना? बॉन्ड बनते होते हैं, ये पता है अपने को किस तरह के बॉन्ड बनते होते हैं। आयनिक बनते हैं, कोवलेंट बनते हैं, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी इन द सेंस 10th और 9th क्लास से हमारे पास ये बॉन्डिंग वाला पार्ट शुरू हो गया था। शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर। ये बात समझ में आ गई जिसके बारे में हमारे चैप्टर बेसिकली क्या बात करने वाला है। तो सबसे पहले कोई केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकता है बच्चे? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? सिंपल अपनी भाषा में बॉन्ड बताएगा कोई? सिंपल बॉन्ड क्या होता है? कहीं सुना है बॉन्ड? कहाँ सुना है? रिलेशन है ना। बॉन्ड यही कहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारे बीच में, जुड़े रहना, अट्रैक्शन, कोई ऐसी फोर्स जो हमें आपस में बांध के रख रही है, दैट इज बॉन्ड। कोई ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हम आपस में बॉन्डेड है। बॉन्ड ऑफ लव होता है, बॉन्ड ऑफ बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग है। इवन फेवी बॉन्ड सुना है? फेविकॉल होता है, ऐसे ही फेवी बॉन्ड भी आता है। बॉन्ड बेसिकली दो चीजों को चिपकाने वाली चीज। तो बॉन्ड एक ऐसा जरिया है जिससे दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है। वो फिजिकली आपस में चिपकना ही नहीं होता। अगर हम कह रहे हैं कि हम आपस में बॉन्डेड हैं, मेरी तुम्हारे साथ बॉन्डिंग अच्छी है, दैट डजंट मीन कि हम हमेशा हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए। दैट मीन्स हम किसी तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, हम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में है, दैट इज बॉन्डिंग। यही बात हुई। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा स्पेसिफिकली, जब हम बात करें यहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड्स में भी कोई एक ऐसी फोर्स होगी जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रख रही है। और दो एटम्स अगर आपस में जुड़ के रहेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। शुरू करते हैं आज। तो हमारे पास जो सबसे पहले है, किसके बारे में हम बात करें? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। सीधी सी बात है। The chemical bond can be classified into various types like ionic bond, covalent bond, coordinate bond और metallic bond और hydrogen bond। ये मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास बॉन्ड्स हैं जिसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो। अब अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बॉन्ड को समझाने के लिए एक अप्रोच दी। जैसे यहाँ पे ये कॉजल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, इन्होंने क्या किया था? ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सीधा सा, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी क्या दी थी कि द कॉमन वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट, कॉमन वैलेंस मतलब वैलेंसी, जो कॉमन वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन द ल्यूइस सिंबल और इट इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। ये क्या कह दिया इन्होंने? ये कुछ ऐसा ही कहा है जो तुमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। क्या बोला कि वैलेंसी या कॉमन वैलेंस क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है बच्चे? वैलेंसी बेसिकली वही हुई ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। या क्या होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। डोनेट करने की बारी में जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होती है? वैलेंसी। और नॉन मेटल्स की बारी में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसे एक्सेप्ट करने पड़े 8 बनाने के लिए, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, वो वैलेंसी। वही बोले, किसी केस में जितने डॉट्स हैं उतनी वैलेंसी, किसी केस में 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इन ल्यूइस स्ट्रक्चर, दैट इज वैलेंसी। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन है। तो ये हमारे पास वैलेंसी है। जैसे सोडियम वाला एग्जांपल है यहाँ पे, सोडियम के अंदर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी कितनी है? 1। एल्यूमिनियम में 3 है, तो कितनी आई वैलेंसी? 3। कार्बन में 4 है, तो वैलेंसी कितनी आई? 4। लेकिन क्लोरीन में 7 होते हैं,
तो 8 में से अगर 7 माइनस होंगे तो वैलेंसी कितनी आएगी? 1। वो अलग बात है, हम इसे -1 लिखेंगे बाद में, है ना। हमें पता है वैलेंसी दो तरह की है, केटाइन और एनाइन की, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर है हमारे पास फॉस्फोरस, इसमें कितना है? 8 - 5। नाइट्रोजन में हमारे पास 8 - 5। इस तरीके से नंबर ऑफ वैलेंसी हमारे पास निकल सकती है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब आता है हमारे पास ऑक्टेट रूल। देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, atoms combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electron in order to have octet in their valence shell। यही ऑक्टेट रूल है, ये भी कुछ नया नहीं है हमारे लिए। भाई जितने भी एटम्स हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करेंगे? आइदर देयर विल बी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अपना आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बनता है, और नॉन मेटल के बीच में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे कि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये वाला पार्ट सबको पता है ना? चिराग भाई साहब हेलो, ध्यान दो, ये क्लियर है बच्चा? तो अब है जैसे सोडियम है, ये हमें ऑलरेडी पता है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके पास कितना आएगा? 2,8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है ना। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन था? नियॉन। तो ये जो सोडियम है वो नियॉन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली इसने, बनाएगा क्या? केटाइन। वहीं पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है कि नहीं? अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला जाएगा तो ये 1s2 2s2 2p6 जैसा बनेगा कि नहीं? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, है ना। दिख रहा है? ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही 1s2 2s2 2p6 बना लिया। बात समझ में आई है? अब एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है? 13। 13 में 2 8 और 3, ये पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेटेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब ये क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, फिर तो ये क्या करेगा? ये 3s2 और 3p1 वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके 1s2 2s2 2p6 बना लेगा। डन है? ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है, 8 है, 2 और 6 पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली 1s2 2s2 2p4। नियरेस्ट नोबल गैस कैसा था? 1s2 2s2 2p6। तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और इसने ऑक्सीजन ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो 2 और 8 या 1s2 2s2 2p6 सेम नियॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिए। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। सेम गोज फॉर फ्लोरीन, साफ दिख रहा है वही वाला? किसी बच्चे को इसमें परेशानी है ना? एक काम करो, एक बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो बच्चा, अब हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। हमने ये देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है हमारे लिए। सेम 9th क्लास में हमने वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी, केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन और उसके बेसिस पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता हुआ देखा था। 10th क्लास के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझी थी, है ना। तो ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से समझना शुरू करेंगे, क्योंकि अब मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख के करेंगे साथ में। और शुरू करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या अपने पास? देखो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट तो अपने को सबको पता है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको आयनिक बॉन्ड नहीं पता। पता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। When bond is formed by the transfer of one or more electrons of one atom to another atom so as to complete their outermost octet and acquire stable nearest noble gas configuration, the bond formed is called ionic bond। सीधी बात है। The electrostatic force of attraction which hold the opposite charges together is known as ionic bond। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है बेटा? जिस टाइम पे दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। एक कैटाइन बना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, एनाइन बना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर बात है ये? द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ये सिंपल एग्जांपल है NaCl का। NaCl में क्या होता है हमारे पास? जो ये सोडियम भाई साहब हैं, ये क्या होते हैं? ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितना है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा। क्लोरीन भाई साहब के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने सोडियम का लिया, तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद क्लोरीन के पास कितना हो गया? 8। क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव। अब एक बात बताओगे, क्लोरीन पे तो नेगेटिव समझ में आता है, क्यों आया?
क्यों? क्योंकि सोडियम के पास से नेगेटिव गया, सोडियम पे पॉजिटिव कहां से आया? नेगेटिव कम हो गया, नेगेटिव कम, हाँ जी, एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। समझ रहे हो, आया कहीं से नहीं है, वो ऑलरेडी वहां था। हमें पता है ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सारे न्यूट्रल थे, है ना। ये हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। जिस टाइम पे थॉमसन मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल था, उसके अंदर भी उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हर एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा सेम है। अगर अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम है तो इसमें से अगर मैं बात करूं सोडियम की, 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव। अब अगर एक नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव तो उतने ही है, नेगेटिव एक कम हो गया, नेट एल्जेब्रिक सम +1 बना के नहीं। तो पॉजिटिव कहीं से आया नहीं है, नेगेटिव के जाने की वजह से जो नेट इफेक्टिव चार्ज है वो +1 हो गया। ये ध्यान रखना, प्लस नहीं आता है कहीं से, प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होगा कहीं भी, सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव के एक्सचेंज की वजह से नेट इफेक्टिव चार्ज प्लस या माइनस आता है। डन है, तो इसलिए हमारे पास सोडियम पे क्या आ गया, +1 चार्ज। एंड नाउ देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और मिला जुला के दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी बन गई, नियॉन जैसी। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही आउटरमोस्ट शेल के मिला के 8 हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कितनी बन गई, आर्गन जैसी, आउटरमोस्ट शेल में 18 हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, आर्गन बन गया। डन है, चलो। तो यहां पर CaF2 का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लोरीन देखो क्या है बच्चा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल 9 है, 1s2 2s2 2p5, या मैं हीलियम पहले लिख के 2s2 2p5 लिख दूं, सेम बात होती है। हीलियम क्या है, नोबल गैस, तो 1s2 के नाम पे मैंने हीलियम लिख दिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, 18 तक किसका है, 18। नोबल गैस कौन सी है, 18 वाली, आर्गन। तो मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 18 पूरे हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल 18। तो इन सारों के नाम पे नोबल गैस को रेफरेंस मान के आर्गन लिख देता हूं, और आगे क्या बचा था, 4s2। यहां से हमारे पास कैल्शियम का आ गया, ठीक है। सेम फ्लोरीन के लिए लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p5 आ गया। अब इनमें फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 5 की जगह क्या बनाएगा, 6 बना लेगा, F नेगेटिव। और जो ये F नेगेटिव बना है ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर। सिमिलरली कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, प्योर नोबल गैस आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा नियॉन जैसी, यही बात है। अब क्या हुआ, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब एक बात बताओ, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी बेटा, एक की। तो ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, कैल्शियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को दिया होगा कि नहीं। तो इसीलिए एक कैल्शियम मिलके 2 फ्लोरीन को सेटिस्फाई कर सकता है। या हम इसको 9th क्लास में क्या करते थे, क्रिस क्रॉस मेथड से करते थे। Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज, F के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए CaF2 हमारे पास बन जाता है। और ये सबको पता है, पहले मेटल आता है बाद में नॉन मेटल आता है, फॉर्मूला लिखते हुए। क्लियर है ये, इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड बनता था। डन है। In the formation of electrovalent compound, the number of electrons lost or gained by one atom is called electrovalency. सिंपल बात है, जो हमारी वैलेंसी थी सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़े बॉन्ड बनाते हुए, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एटम दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। डन है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के अंदर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स and the arrangement of positive and negative ions in the solid, this is also called lattice of crystal compound, crystalline compound। ये क्या बात बोली है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में कैसे पता चलेगा कितनी फॉर्मेशन इजी हो रही है। देखो पहली बात, एक ये ध्यान रखना, कभी भी मेटल सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा, दुनिया की कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करती। अब मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं लगती, फिर लोहे को जंग कैसे लग रहा है, लोहा तो सॉलिड था, है ना, बरसात में जंग लग रहा है, ह्यूमिड आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन लोहा तो लोहा है, सॉलिड है।
कोई भी चीज रिएक्ट कैसे कर रही है, हमारे पास 99% ऑफ द चीजें तो जो हम पकड़ रहे हैं, हाथों में फील कर रहे हैं, या तो सॉलिड है या लिक्विड है। एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। सॉलिड पहले एक मेटल में, जो बड़ा सा एक बल्क पीस है मेटल है, उसमें से पहले इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, मतलब एक एटम अलग सेपरेट होता है, वो एटम फिर गैसियस फॉर्म में शिफ्ट होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है। हमें वो माइक्रोस्कोपिक लेवल दिख नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि पूरा सॉलिड ही रिएक्ट कर रहा है, ऊपर की लेयर पे ये सब चल रहा होता है और धीरे 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 चीजें रिएक्ट करती रहती हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब हम अगर इन सारी एनर्जीज को मिला जुला के कहें, मैं बोल रहा हूँ भाई रिएक्ट कराना है, तो ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ जो हमारे पास सब्लिमेशन होगा कि वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इन सारियों को मिला के मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो एटम रिएक्ट करेगा। कितना एनर्जी दें, व्हाट इज द ईज ऑफ दैट सर्टेन एटम टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकेगा उतना हाईली रिएक्टिव, जितना हाईली रिएक्टिव उतना आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। यही बोला यहाँ पे, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड सिमिलरली द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। भाई यहाँ पे अगर कोई गैसियस फॉर्म में है, नॉन मेटल है या किसी भी फॉर्म में है, वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकेगा, एक्सेप्ट कर सकेगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा उतना आसानी से नेगेटिव आयन बनाएगा, और जितना आसानी से नेगेटिव आयन बनाएगा उतना ही आसानी से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं और मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि कैटाइन एनाइन मिलेंगे, स्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एक कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वो जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड या लेटिस। उसको क्या कहते हैं, लेटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। जैसे हमारे पास नमक का दाना है, नमक के दाने में बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स ही हैं, है ना, तो वो एक क्रिस्टल बन रहा है, जो एक लेटिस बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है, एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से। डन है। अब आता है फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स में क्या है, देखो अभी जैसे मैंने कहा भाई आयनिक बॉन्ड किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। पहला, कितनी आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, दूसरा कितनी आसानी से कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, यही दो तीन चीजें हैं। और इन दोनों के अंदर लो आयनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रॉन गेन और एक लेटेस्ट एंथैल्पी, ये तीन फैक्टर्स हैं। पहले कोई आयनाइजेशन एनर्जी बताएगा मुझे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अरे ऐसे क्यों बैठे हो? मतलब वैसा, हाँ वैसा, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन यूज करे कोई एटम या गेन करे तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करे। इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, कोई एक चीज बताना, गेन करना है या लूज करना है? कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ है, नंबर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब वही तो कहना है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई या तो लूज करे या तो गेन करे, तब जो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको। चलो मेरी बात सुनो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी हम किसके लिए कहते हैं बेटा, द लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर इज द फॉर्मेशन ऑफ, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम जितनी एनर्जी मुझे किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को देनी पड़े कि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने एक वर्ड जोड़ा था आइसोलेटेड गैसियस एटम, वरना आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा नहीं है तुमने नहीं सुनी है, इससे पहले कहाँ सुनी थी, कम से कम जितनी एनर्जी देनी पड़े कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, है ना। किस जैसा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के जैसा है, कह सकते हैं। थ्रेशहोल्ड तो हमने किस में किया था, हमने पिछले चैप्टर के अंदर वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर जो किया था, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले के अंदर पढ़ा था। लेकिन ये जो मैं आयनाइजेशन एनर्जी बता रहा हूँ, ये भी तो मेटल नॉन मेटल 10th क्लास में तुमने पढ़ा था। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम, ये पढ़ा था हमने। अब मैं साथ में एक और वर्ड क्या जोड़ रहा हूँ, और मैंने 10th क्लास में भी यही डेफिनेशन लिखवाई थी, it is the minimum amount of energy required to lose an electron from an isolated gaseous atom। isolated gaseous atom क्यों? पहली बात, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी एटम सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुझे पहले सॉलिड फॉर्म से पूरे बल्क से हटा के उसे पहले एटम बनाना है, गैसियस फॉर्म में आएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सीधा सॉलिड फॉर्म के अंदर बैठे बैठे पूरे इतने सारे एटम्स के बल्क पीस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कभी रिलीज नहीं हो रहा है।
और अगर उसको मेरे को पहले उस इंडिविजुअल एटम में लेके आना है तो उससे पहले वाली एनर्जीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधा बात कर रहा हूं जब वो अब अकेला एटम है, ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, अब वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, दैट सर्टेन एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई है? ये याद रखेंगे सारे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। डन है? अब एक बात बताओ, अगर मुझे किसी मेटल को रिएक्ट कराना है तो किसी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए रिएक्ट कराने के लिए? लो होनी चाहिए। कौन कौन बोल रहे हैं लो? और हाई कौन बोल रहे हैं? और जो गूंगे लोग हैं जो बोल नहीं रहे, कुछ तो बताओ, कुछ तो सोचो तो कम से कम। लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, है ना? देखो अब मैं समझाता हूं। मेरे को भाई किसी को रिएक्ट कराना है, मान लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं। यहाँ पे ये बच्ची बैठी हुई है, एक मैं गरीब इंसान, मेरे पास पैसा इससे ज़्यादा है, मैं नॉन मेटल हूँ, मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पर इसके पास, मेरे पास कितने? 19 रुपये, मान लो 19 नहीं, मान लेते हैं 17 है, और 18 रुपये होते ही मैं स्टेबल हो जाऊंगा। मैं कौन? क्लोरीन। जैसे ही 18 रुपये होंगे मैं स्टेबल हो जाऊंगा और बिल्कुल मस्त अच्छी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो 7 खुले पैसे पड़े ना जेब में, वो परेशान कर रहे हैं मुझे। आउटर मोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, हाईली अनस्टेबल मुझे किया हुआ है। ये कौन है? सोडियम। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी चाहिए कि नियरेस्ट नोबल गैस बने। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला नियॉन। मेरा नोबल गैस कौन है? आर्गन। मुझे आर्गन जैसा बनना है, इसे नियॉन जैसा बनना है। अब मैं इसके पास जाता हूं और मैंने कहा यार देख ऐसा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये नखरे मार रही है, ज़्यादा ड्रामा कर रही है, मैं नहीं दूंगी, मेरे को चाहिए, मैं क्यों दूं? तो क्या ये रिएक्टिव हुई? ज़्यादा भाव खा रही है, निकल, चाहिए ही नहीं। मैं गया पोटेशियम के पास। पोटेशियम क्या नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन ही है, उसका साइज बढ़ गया है। वहां से अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। दे ये भी देती, थोड़ी और तरले करता, पर उसने थोड़ा सा बोलते कि दे दे इलेक्ट्रॉन, उसने फटाक से दे दिया। थोड़ी सी एनर्जी देते ही उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव हुआ कि नहीं? तो जो कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा उसको हम क्या कहते हैं? वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, विद मोर ईज इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना? ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उतना आसानी से कैटाइन बनेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल उठाते हैं। अब क्लोरीन की जगह मान लो कोई और एक और नॉन मेटल होता और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता, उसको मान लो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो क्या कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, काम चल रहा है, थोड़ा सा इधर दूंगा, थोड़ा सा इधर मांगूंगा, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा हूं मैं। दैट मीन्स मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए थी? मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? नॉन मेटल की, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एफिनिटी का मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन, अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत बहुत ज्यादा है। जिसमें जितनी एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा भाग के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब वो अपने पास से तरले करेगा, दे दो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर जोड़ रहा हूं, मतलब कुछ जुड़वा लो, नाक रगड़वा लो, पर इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे। अब मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूं अपनी ओर से और मेटल को प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई दे दे इलेक्ट्रॉन, छोड़ दे। मेरे द्वारा प्रोवाइड करी हुई एनर्जी से मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया, मैं शांत, मैं बना एनाइन, वो बना केटाइन, अच्छा खासा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। तो जितनी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नॉन मेटल की, जितनी लोअर आयनाइजेशन होगी मेटल की, उतना फटाक से आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं? समझ में आई है? तो ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, lesser the ionization enthalpy of atom, greater is the ease of losing electron. And high electron gain enthalpy, higher the value of negative electron gain enthalpy, greater will be ease of formation of anion. अब यहाँ नेगेटिव क्यों लिखा है? एक हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली, अगर हम केमिस्ट्री में अभी जैसे बात कर रहे हैं, वैसे हमेशा दोनों में हम क्या लेके चलते हैं बच्चा? जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उसे नेगेटिव माना जाता है। एनर्जी मेरे पास से जाएगी तो नेगेटिव है, एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव है। इसलिए हम नेगेटिव
एनर्जी लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि नॉन मेटल खुद अपनी एनर्जी रिलीज करता है, तो जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इसलिए वहां नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए खुद नॉन मेटल ने अपनी एनर्जी रिलीज करी है। डन है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन होगा और हाई लेटिस एंथैल्पी होंगी। हाई लेटिस एंथैल्पी क्या, केटाइन और एनाइन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। अब केटाइन और एनाइन मिलके नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मिलेगा आपस में, न्यूट्रलाइजेशन, दोनों अनस्टेबल चीजें एकदम से मिलके स्टेबलाइज हो गई हैं, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएंगी। क्योंकि स्टेबिलिटी कब आएगी, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज नोन एज लेटिस एंथैल्पी। किसी को परेशानी? डन है बच्चा। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ लेटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। डन है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं केटाइन एनाइन मिलकर, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, उतना आसानी से बॉन्ड बनाएंगे फिर तो वो, है ना। ये बात समझ में आई, ये तीन फैक्टर समझ में आ गई। मेटल की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल की हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और दोनों केटाइन और एनाइन के मिलने के बाद हाई लेटिस एंथैल्पी। क्लियर है? चलो, अब लेटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनिक क्रिस्टल होता क्या एग्जैक्टली? लेटिस एंथैल्पी, अभी जैसे मैंने कहा कि केटाइन एनाइन मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, उसको अब हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। हाँ जी, लेटिस एंथैल्पी अभी हम इसी में डिस्कस करेंगे बच्चा, वो वापस से आएगा पूरा। लेटिस एंथैल्पी अभी हमने ऊपर से किया था, अब इन डेप्थ उसी को पढ़ने वाले हैं, अभी पता चलेगा। तो लेटिस एंथैल्पी को हम डिनोट किससे कर रहे हैं बेटा? यू से। ये होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। क्या समझ में आया? लेटिस एंथैल्पी क्या है? जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। 1 मोल समझ में आता है ना। तो जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बना फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एनाइंस, उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लेटिस एंथैल्पी। जैसे यहां पे तुम देखो, ये हमारे पास जो मेटल है एम पॉजिटिव, कोई मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होगा इसलिए केटाइन बनाया। ये नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया होगा इसलिए एनाइन बनाया। अब ये केटाइन एनाइन मिलके आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे सॉलिड फॉर्म में। अब इन्होंने एनर्जी रिलीज करी होगी। एक गैसियस फॉर्म वाला केटाइन, एक गैसियस फॉर्म वाला एनाइन अगर आपस में मिलेंगे और स्टेबल होकर सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी होगी ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटिस एंथैल्पी, और वो एनर्जी रिलीज्ड है तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? माइनस यू से। बात समझ में आई है? तो ये नेगेटिव साइन समझ में आ गया। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट लेटिस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। डन है? क्लियर है बच्चा सबको? दक्ष भाई साहब, तो mx में अब अगर मैं खुद से एनर्जी दे दूं, देखो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, अगर मुझे उसे केटाइन एनाइन में डिसोसिएट करना तो मुझे खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? जितनी उसने रिलीज करी थी, अगर उतनी एनर्जी मैं दे दूं तो फिर से वो बॉन्ड टूट जाएगा। यही बात हुई ना। अगर मेरे पास यहां पर इस क्रिस्टल के अंदर डेल्टा H की एनर्जी रिलीज हुई थी और ये आयनिक क्रिस्टल बन गया था, अब मैं इसी आयनिक क्रिस्टल को अगर डेल्टा H एनर्जी खुद दे दूं, U कितना है? पॉजिटिव। क्यों? अब एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम, ये रिलीज नहीं हो रही है, मैं खुद इतनी एनर्जी इस आयनिक क्रिस्टल को दे रहा हूं, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी आके क्या करेगी? इनकी बॉन्ड को वीक कर देगी, बॉन्ड टूटेगा, तो केटाइन एनाइन आ गया। तो लेटिस एंथैल्पी को मैं दो तरीके से समझा सकता हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, है ना। लेटिस एंथैल्पी may also be defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous ionic components, and the magnitude of lattice enthalpy depends on किस पे रहेगा? size of an ions पे। smaller the size of ions, higher is the lattice enthalpy. smaller the size of ions, higher is the lattice enthalpy। अब इसका मतलब क्या है? जितने आयंस छोटे होंगे इतनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी लगेगी उनको अलग करने में। क्यों भाई? क्योंकि छोटे एटम्स के अंदर, छोटे आयंस के अंदर स्पेसिफिकली, देखो एक एटम
दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेगा? इसका इस एटम के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज है, न्यूक्लियस, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग फोर्स पोजेस करता है क्योंकि वो उतनी छोटी सी जगह पे बहुत सारे प्रोटॉन्स लेके बैठा हुआ है। अब वो प्रोटॉन्स पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सिमिलरली पड़ोसी का प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और इनके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? अगर ये छोटे छोटे एटम्स थे तो इस न्यूक्लियस का पड़ोसी वाले पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो गई है और स्ट्रांग बॉन्ड बन गया है। लेकिन अब अगर बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं तो न्यूक्लियस बहुत दूर दूर हो गए हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां तक है, पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ही अट्रैक्ट कर पाएगा? बेशक वो बहुत स्ट्रांग है बट स्टिल वो अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी वीक रहेगी। जितने छोटे आयंस होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर एटम ज्यादा स्ट्रांग रहती है, ओवरलैपिंग ज्यादा रहती है उनकी, और उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा रहेगी। इसीलिए स्मॉलर द साइज ऑफ आयंस हायर इज द लेटेस्ट एंथैल्पी। और साथ में क्या है? चार्ज ऑन द आयंस, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयंस हायर इज द लेटेस्ट एंथैल्पी। अब वो भी बात ठीक है, अभी चार्ज जितना ज्यादा होगा, अगर एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक ने गेन किया, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे और दो ही गेन करे तो टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो कैसे होगी? जितना चार्ज ज्यादा होगा आयंस पे उतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, उतनी लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा। क्लियर बात है बच्चा? ये लेटेस्ट एंथैल्पी का कंसेप्ट अब समझ में आ गया। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास पहला आता है, these compounds generally exist as crystalline solids and are known as crystal lattice। ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको आपस में स्टेबलाइज करेगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सिंस उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो दे पोजेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अगर दो चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो बहुत ज्यादा क्लोजली उनको पकड़ के रखनी है चीजें, तो जाहिर सी बात है उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिएगी, इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और सॉल्युबिलिटी, दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक वाटर हैविंग हाई पोलैरिटी। किसके अंदर सॉल्युबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब ये पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जगह जगह वर्ड आ जाएगा। पोलैरिटी क्या होती है बेटा? बहुत छोटे में ही बता रहा हूं अभी, बाकी जो मतलब इन डेप्थ करेंगे आगे आना है, ये वाला टॉपिक भी पोलैरिटी वाला, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी पोलैरिटी आएगी, वो सब। पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए किसी रीजन से, मतलब जो कि अदरवाइज न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है, लेकिन किसी रीजन की वजह से, वो रीजन के बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर बात करेंगे, किसी रीजन की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। डेल्टा का मतलब स्मॉल, तो छोटा सा पॉजिटिव छोटा सा नेगेटिव अगर क्रिएट हो गया तो ये पोलर कंपाउंड होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उस पोलर कंपाउंड के अंदर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि एक टर्म याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक मतलब जैसा है वैसे में घुलेगा। आयनिक कंपाउंड केटाइन एनाइन का बना हुआ है तो किसी उसी चीज में घुलेगा जहां पॉजिटिव नेगेटिव हो थोड़ा बहुत, ठीक है? अगर पूरे तरीके से कोई न्यूट्रल चीज है तो उसके अंदर वो नहीं घुल पाएगा। डन? तो इसीलिए पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। डन? आयंस may combine with solvent to liberate energy called hydration enthalpy। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? जब आयंस किसी सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर जाए, जब हमने जैसे मान लो केटाइन एनाइन डाले थे, वाटर के अंदर डाले हैं, मान लो सॉल्वेंट है वाटर, उसके अंदर जाके अगर आयंस कंबाइन हो गए हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के आयंस के साथ अगर वो मिक्स हो गए हैं, उनके साथ वो कंबाइन कर गए हैं, तो स्टेबलाइज हो रहे हैं, मतलब अंदर जाके, क्योंकि और सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने को मिल गया, स्टेबलाइज हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉल्वेंट भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक तरह से हाइड्रेशन एंथैल्पी 90% ऑफ द टाइम हम क्या कंसीडर करते हैं? पानी में किसी चीज को घोलो तो वो डिसॉल्व होने के लिए कुछ एनर्जी वाटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो रहा होता है, वो चीजों को अंदर घोलते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, तो दैट एनर्जी रिलीज्ड, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। डन है? फिर आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट आर नॉन कैपेबल टू डिसॉल्व आयनिक सॉलिड्स, वो मैंने अभी बता दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक है, तो अनलाइक के अंदर घुलेगा नहीं। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो वो उसी में घुलेंगे जहां पे पोलैरिटी होगी। जहां पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वहां पर अपने जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल भी नहीं होंगे। डन है बच्चा। फिर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, सिंस आयनिक कंपाउंड कैन डिसोसिएट इनटू कैटाइन एंड एनाइन, देयरफॉर दे कैन एक्ट एज बेटर चार्ज कैरियर्स। वो चार्ज का इधर से उधर फ्लो करा पाएंगे क्योंकि खुद ही उनके ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज का फ्लो भी आसानी से करा पाते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयनिक रिएक्शंस, these compounds split into positively charged ions। वही होता है जैसे NaCl और AgCl है। अब यहाँ पे NaCl और AgNO3 है, तो हमें क्या पता है, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, AgNO3 Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूटेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है 10th क्लास में, आयन एक्सचेंज कर लेते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही था ना कि ये वाला जो मेटल है ये इसके नॉन मेटालिक पार्ट से, ये वाला मेटल इसके नॉन मेटालिक पार्ट से, आयन से एक्सचेंज करके ऐसा बना लेंगे, AgCl बना लिया, NaNO3 बना देगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है दो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, है ना। दोनों एक्वस कैसे, दोनों एक्वस नहीं होंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे, पानी में घुली हुई चीजें हैं बेटा। इस साइड के अपने एक्वस के, हाँ दोनों ही एक्वस फॉर्म में ही है, अभी डिसॉल्व किए हुए हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में ही है, अभी हमने सॉलिड नहीं बनाया, तो सॉल्यूशन के अंदर ही चल रहा है, वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है बच्चा। फिर आता है इनका नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब किसी साइड में बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं हुई है, सीधा सीधा क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, बात खत्म, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर कहीं नहीं गया। ये हमें ज्यादा डिटेल में पता चलेगा जब मैं पोलैरिटी समझाऊंगा कि डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है। फिलहाल क्या याद रखो, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल है। डन है। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन।